हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें मेनली हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रोनिक हाइपरटेंशन, दूसरा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, तीसरा प्री इक्लैम्सिया या इक्लैम्सिया, ठीक है। चौथा प्री इक्लैम्सिया सुपर इम्पोज ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। इतने टॉपिक के बारे में मेनली डील करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा बीपी होता है ना, वो प्रेगनेंसी के समय में फॉल हो जाता है, गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी के समय ब्लड वेसल में क्या आ जाता है, डायलेशन आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल वैसो डायलेशन। आज जिसके कारण क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और इसके कारण हमारा बीपी कम हो जाता है। तो बीपी नॉर्मल कितना होता है, 120/80। जो सिस्टोलिक है ये तो कमता है, डायस्टोलिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमता है, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट कब होगा? तो सब मेनली प्रेगनेंसी के समय में घटते जाता है। सबसे लोएस्ट होता है 24 वीक में, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगता है, लेकिन नॉर्मल उतना नहीं होता जितना प्रेगनेंसी के पहले होता है, उससे थोड़ा कम रहता है लेकिन स्टेबल रहता है, ठीक है। हाइपरटेंशन के बारे में समझ में आ गया। लेकिन अगर बीपी 140/90 mmHg से ज़्यादा रहे या इक्वल रहे, और ये एक बार चेक करके आप कभी नहीं बता सकते। बीपी के लिए हमेशा 2 या 2 से अधिक बार चेक करना है। और कितने आवर्स के इंटरवल पे? तो 4 आवर्स के इंटरवल पे। अगर 2 बार चेक किए 4 आवर के इंटरवल पे और 140/90 से ज़्यादा या इक्वल रहा, मतलब उस प्रेग्नेंट वुमेन को क्या है, हाइपर टेंशन है, ठीक है। एक और चीज़, मेनली जो डायस्टोलिक ये ब्लड प्रेशर होता है ना, वो डिसअपियर हो जाता है उसका साउंड, जिसको हम कहते हैं कोरोत कॉफ 5, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैंने बताया था गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये सबसे पहले जो डायग्नोसिस होता है ना, वो प्रेगनेंसी में ही होता है, इसलिए उसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब केस सिनेरियो से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझिएगा केस से, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला केस, 32 साल की वुमेन है, पहला बार प्रेग्नेंट हुई है, 30 वीक ऑफ गेस्टेशनल, ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। 30 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में ब्लड प्रेशर पता चला कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है, कितना, 150/100, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उसका बेसलाइन था वो नॉर्मल था, 120/70 था, ठीक है। उसको कोई भी हेडेक, विजुअल चेंजेज, नौसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन नहीं है। जब दोबारा रिपीट किए तो 160/90 मिला, ठीक है। जो यूरिनालाइसिस है वो क्या था, निगेटिव था, मतलब कि प्रोटीन में निगेटिव है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है। गेस्टेशन भी क्या है, 20 वीक से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हाई बीपी होता है ना, तो हम चेक करते हैं यूरिन का प्रोटीन, यूरिन दीपस्टिक से, तो वो क्या निकला, निगेटिव निकला। तो ये क्या हो जाएगा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाएगा। ये 20 वीक का इंटरवल हमेशा याद रखिएगा। क्यों, चलिए दिखाती हूँ। मेनली इस तरह से बात आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर प्रेग्नेंट हुई वुमेन, ये हो गया 20 वीक, ये हो गया डिलीवरी, और ये हो गया 12 वीक आफ्टर डिलीवरी, जिसको 12 वीक पोस्टपार्टम कहते हैं। अगर जो आपका ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी जब हुआ है 20 वीक से पहले नॉर्मल है, पहले कभी नहीं ब्लड प्रेशर था, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी के बाद वो नॉर्मल हो गया, लेकिन 20 वीक से डिलीवरी तक क्या मिलेगा, अगर आपको हाइपरटेंशन मिलेगा तो इसी को हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसका मतलब गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है, हाई प्रोटीन होगा, हाई बीपी होगा 20 वीक के बाद,
अब उससे पहले वो नॉर्मल होंगे। कोई भी प्रोटीनूरिया नहीं है, कोई भी इन द ऑर्गन डैमेज नहीं है, और डिलीवरी के बाद 12 वीक के पहले क्या हो जाए, ये जो बीपी है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब दूसरा केस है, सेम एज और सेम वीक रखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक वुमेन है 32 ईयर्स ओल्ड की, पहली बार प्रेग्नेंट बनी है, 30 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में उसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, 150/100 हो गया है। ठीक है, उसके बाद उसमें कोई भी हेडेक, विजुअल चेंजेस, नॉसिया, वोमिटिंग नहीं है। फिर वो जब आए दोबारा उसका 4 आवर्स पे किए तो 160/90 हो गया। यहाँ तक तो फर्स्ट केस के जैसा ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर यूरिन में यूरिन प्रोटीन +2 मिला। ठीक है, तो चेंजेस क्या हुआ, सिर्फ इसका ये गेस्टेशनल एज सेम है, इंक्रीज हुआ बीपी जो सेम है, लेकिन यूरिनालाइसिस क्या निकला, +2, मतलब पॉजिटिव निकला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्री इक्लैम्सिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर जब बीपी हाई होता है तो हम यूरिन प्रोटीन को चेक करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर निगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव हो गया तो वो हो जाएगा प्री इक्लैम्सिया। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कोई इन ऑर्गन डैमेज तो नहीं हुआ है, जैसे कि CVC, ये रीनल फेल्योर टेस्ट, लीवर फेल्योर टेस्ट। ये सब कैसे करते हैं, CVC में हम देखते हैं हेमोग्लोबिन, हेमोक्रेट, प्लेटलेट। रीनल फेल्योर टेस्ट में देखते हैं सीरम क्रिएटिन। लीवर फेल्योर टेस्ट में देखते हैं एस्पाराटेट ट्रांसएमिनेज या अलानिन ट्रांसएमिनेज का लेवल। सेरिब्रल सिम्टम में देखते हैं हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन। उसके बाद ये GI में देखते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन। परमोली इदीमा लंग में देखते हैं रीनल इनफंक्शन, हेपेटिक डिसफंक्शन, ये सब है कि नहीं है ये देखते हैं। तो मेनली इसमें क्या मिला है, सिर्फ बीपी हाई है और यूरिनालाइसिस में पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्री इक्लैम्सिया हो जाएगा। तो प्री इक्लैम्सिया को हमने कैसे डिफाइन किया, फिर से चार्ट बनाते हैं। ये प्रेगनेंसी है, ये 20 वीक है, ये डिलीवरी है और ये 12th वीक है। प्री इक्लैम्सिया में क्या हुआ था, 20 वीक के बाद हाइपरटेंशन हुआ था। ठीक है, डिलीवरी तक उसके बाद नॉर्मल हो गया था। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन के साथ साथ उसको और दिखेंगे, या तो प्रोटीनूरिया होगा, प्रोटीनूरिया जो इस पेशेंट में हम देख चुके हैं, या तो इन ऑर्गन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब प्रोटीनूरिया होगा तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया में क्या है, प्रोटीन का लेवल 300 mg से ज़्यादा या इक्वल होगा 24 आवर्स में। यूरिन का जो प्रोटीन है और यूरिन प्रोटीन और क्रिएटिन का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.3 हो जाएगा। डीप स्टिक करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हाइपरटेंशन प्लस इन ऑर्गन डैमेज देखेंगे तो मेनली जो प्लेटलेट काउंट होगा वो 1 लाख से कम होगा। सीरम क्रिएटिन जो होगा 1.1 mg/dl से ज़्यादा होगा। सीरम ट्रांसएमिनेज मेनली जो नॉर्मल होता है उससे दुगना देखने को मिलेगा। और क्या होगा, सेरिब्रल सिम्टम होंगे जैसे कि हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस। लेकिन याद रखिएगा कभी भी अगर कन्फ्यूजन हो, ये साइन होता है इक्लैम्सिया का जो सीवियर स्टेज में होता है, तो ये नहीं दिखेगा, पल्मोनरी इदीमा दिखेंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक होना चाहिए, तब हो जाएगा वो प्री इक्लैम्सिया। अब देखिए एक और केस सिनेरियो देखिए, 30 वीक ऑफ गेस्टेशन एज में वुमेन आई है, ब्लड प्रेशर 160/100 है। ठीक है, उसके बाद उसको कोई भी हेडेक, ये सब इन ऑर्गन डैमेज देखने को नहीं मिला। जब रिपीट किए तो 160/110 है। ठीक है, यूरिनालाइसिस किए तो क्या हो गया, +2 हो गया। बीपी क्या है, 160 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये
सीवियर प्री इक्लैम्सिया, इसको इम्पिंडिंग प्री इक्लैम्सिया भी कहते हैं। ये कभी भी इक्लैम्सिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखें, सीवियर प्री इक्लैम्सिया में। अब अगला केस है जिसमें मान लीजिए कि एक 30 साल की वुमेन है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, एंटीनेटल केयर विजिट पे आई है। ठीक है, कब आई है, तो 16 वीक पे। 16 वीक में उसका जब बीपी देखे तो था 160/100। ठीक है, उसको पहले कोई भी हाइपरटेंशन नहीं था, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन नहीं था। जब हम 4th आवर पे रिपीट किए तो 150/90 मिला। उसको कोई कंप्लेन नहीं है हेडेक का, इदीमा का, ब्लर ऑफ विजन का। यूरिन भी चेक किए तो क्या आया, निगेटिव आया। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो चलिए क्रोनिक हाइपरटेंशन को समझते हैं। मान लीजिए कि प्रेग्नेंट है, 20 वीक डिलीवरी और 12 वीक और पोस्टपार्टम। ठीक है, अगर 20 वीक से पहले हाइपरटेंशन है या पहले से भी था या डिलीवरी के बाद 12 वीक में वो ख़त्म नहीं हुआ और वो कंटिन्यू है, तो हम इसको कहेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन। मतलब कि हाई बीपी बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, नॉन या नॉन हाइपरटेंशन बिफोर प्रेगनेंसी, बीपी डज नॉट रिटर्न आफ्टर 12 वीक पोस्टपार्टम। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और केस देखिए। एक पेशेंट है जिसको पता है कि उसको ऑलरेडी क्रोनिक हाइपरटेंशन है, वो प्रेग्नेंट हो गई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आए तो उसका बीपी क्या था, वेल कंट्रोल था, प्रोटीन यूरिन एनालिसिस में प्रोटीन लेवल निगेटिव था, रीनल फंक्शन, लीवर फंक्शन सभी नॉर्मल थे। लेकिन 6th मंथ में क्या हुआ, 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में वो कंप्लेन करने लगी परसिस्टेंट हेडेक, बीपी 160/100, प्रोटीन यूरिन एनालिसिस +3। तो अब ये क्या है, तो सबसे पहले ये तो क्रोनिक हाइपरटेंशन लग रहा है क्योंकि पहले कभी नहीं था। उसके बाद 20 वीक के बाद तो स्टार्ट हुआ लेकिन बाकी सब कुछ निगेटिव है, तो ये तो क्रोनिक हाइपरटेंशन लग रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि आपका बेसलाइन स्टेटस क्या है, तो वो तो पता चल गया नॉर्मल था। चेक करेंगे जो बीपी के लिए कौन कौन सा दवा खाते थे, जैसे कि वो खाएंगे एसी इनहिबिटर, ये अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोतोलॉल, एथिनोलॉल। तो ये सब मेनली प्रेगनेंसी में कंट्राडिक्टेड होता है। कौन सा कंट्राडिक्टेड नहीं होता है, तो लेविटालॉल या मिथाइल डोपा। तो हम ये सब चेक करेंगे। उसके बाद क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले ये तो क्रोनिक हाइपरटेंशन है क्योंकि उसको पहले से था। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या है, बीपी देखने ये हेडेक होने लगा, सब कुछ होने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्री इक्लैम्सिया सुपर ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। इसमें क्या है कि मेनली क्रोनिक हाइपरटेंशन है, बेसलाइन हाइपरटेंशन वर्स हो जाएगा, न्यू ऑनसेट होंगे प्रोटीनूरिया का, न्यू ऑनसेट होगा इंड ऑर्गन डैमेज का। ठीक है, और ये मेनली 20 वीक के बाद दिखता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखते हैं पहले प्री इक्लैम्सिया, सीवियर इक्लैम्सिया या इक्लैम्सिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्री इक्लैम्सिया में मेनली जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वो मेनली कितना होगा, उसमें इंक्रीज होगा 20 से 40, मतलब 120 कितना होता है, 80 होता है ना, तो उसमें जो इंक्रीजमेंट होगा 20/40 होगा। ठीक है, इसमें प्रोटीनूरिया +1 होगा दीपस्टिक पे और इदीमा दिखेगा भी और नहीं भी दिख सकता है। सीवियर इक्लैम्सिया में 160 कितना होगा, 100 से मेनली ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें जो ब्लड है, ब्लड काउंट वो एबनॉर्मल होगा और नहीं भी हो सकता है।
ई क्लैम्सिया में प्री क्लैम्सिया के सारे सिम्टम दिखेंगे, साथ में कन्वुल्जन दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी तक जो पढ़े उसका एक शॉर्ट में समरी कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से समरी करते हैं कि कोई वुमेन आई जिसको या हमने चेकअप किया तो उसको क्या निकला, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा। तो हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि 20 वीक से कम है या 20 वीक से ज़्यादा है। अगर 20 वीक से कम है तो दो चीज़ होने का डर है, क्रोनिक या प्री प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन। ठीक है, जो बाद में सुपर इम्पोज प्री इक्लेम्सिया जाके डेवलप हो सकता है। 20 वीक के बाद ज़्यादा है तो हम ये देखेंगे कि कोई ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ है। तो ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब कि कोई जैसे हेडेक ये सब तो नहीं हो रहा है, ये ब्लर विजन अगर नहीं है, कोई भी इंद ऑर्गन डैमेज तब हो जाएगा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। लेकिन अगर इंद ऑर्गन डैमेज है जैसे कि ये हेडेक ये सब, तो वो हो जाएगा प्री इक्लेम्सिया। और प्री इक्लेम्सिया में भी बाद में हो जाके सीवियर प्री इक्लेम्सिया और कौन सा, तो ये इक्लेम्सिया हो सकता है जो पहले ही बता दिया था। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब सब टर्म को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्रोनिक हाइपरटेंशन 140/90 से ज़्यादा होगा कब, तो 20 वीक से पहले। ठीक है, और दूसरा कि हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी के बाद भी जो 12 वीक में रिजॉल्व हो जाता था वो रिजॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन मेनली हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेनली 20 वीक के बाद देखा जाता है। कोई भी प्रोटीन्यूरिया इसमें नहीं होंगे और ये मेनली रिजॉल्व हो जाएगा 12 वीक पोस्टपार्टम में। ठीक है, प्री इक्लेम्सिया या इक्लेम्सिया हाइपरटेंशन मेनली 20 वीक्स के बाद देखने को मिलेगा। प्रोटीन्यूरिया होंगे, ये याद रखिएगा। अगर एब्सेंस ऑफ प्रोटीन्यूरिया हुआ लेकिन हेडेक, ब्लर विजन, एब्डोमिनल पेन, लो प्लेटलेट एलिवेटेड रहे तो उसको प्री इक्लेम्सिया कहेंगे। मतलब कि प्री इक्लेम्सिया में दो चीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन के साथ प्रोटीन्यूरिया मिलेगा या हाइपरटेंशन के साथ अगर प्रोटीन्यूरिया नहीं मिला तो इंद ऑर्गन डैमेज मिलेगा। ठीक है, अब प्री इक्लेम्सिया सुपर इम्पोज क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या होगा, मेनली यह हाइपरटेंशन पहले से है बिफोर 20 वीक, उसका सडन एकाएक इंक्रीज होगा प्रोटीन्यूरिया, ब्लड प्रेशर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और लीवर एंजाइम, तब हम उसको कहेंगे प्री इक्लेम्सिया सुपर इम्पोज ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं क्या है हाइपरटेंशन। बीपी एटलीस्ट 140/90 होना चाहिए। ऊपर वाला जो होता है ना जैसे 140/90 mmHg, mmHg इसका यूनिट है। ऊपर वाला जो होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, नीचे वाला को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन्यूरिया में यूरिनरी प्रोटीन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 300 mg पर 24 आवर्स यूरिन होना चाहिए और ये परसिस्टेंट होना चाहिए 30 mg पर डे, मतलब लगातार इतना बढ़ते हुए रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहेंगे +1 डीप। माइल्ड में +1 होता है, हैवी में +2 से +4 तक हो जा सकता है। 5 टाइप ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। पहला गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो ऑलरेडी पढ़ा दिए, प्री इक्लेम्सिया, फिर इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया भी दो तरह का होता है, सीवियर और माइल्ड। सुपर इम्पोज प्री इक्लेम्सिया और क्रोनिक हाइपरटेंशन, मेनली इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं मैटरनल रिस्क फैक्टर फॉर प्री इक्लेम्सिया। कौन कौन सा ये मैटरनल रिस्क फैक्टर होता है। पहला तो फर्स्ट प्रेगनेंसी, जितना भी केस देखे थे प्रीमी ग्रेविडा वाला था। न्यू पार्टनर, एज या तो 18 साल से कम हो या 35 साल से ज़्यादा हो, पहले से ही हिस्ट्री ऑफ प्री इक्लेम्सिया हो, फैमिली हिस्ट्री हो प्री इक्लेम्सिया का, ब्लैक रेस हो।
प्लासेंटल या फीटल रिस्क कौन सा होता है प्री इक्लेम्पसिया का? मल्टीपल गेस्टेशन, फीटल हाइड्रोपिस में सर में जो पानी भर जाता है ना, गेस्टेशनल टोपोब्लास्टिक डिजीज और ट्राइप्लॉइडी। मेडिकल रिस्क क्या क्या होता है प्री इक्लेम्पसिया का? क्रोनिक हाइपरटेंशन, सेकेंडरी कॉज ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन जैसे कि हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। पहले से ही डायबिटीज है जिसके कारण माइक्रोवेस्कुलर डिजीज देखने को मिला है। रीनल डिजीज है, सिस्टेमेटिक लूपुस एरिथेमस है, ओबेसिटी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। और भी क्या हो सकता है? तो लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर प्रोटीन इनटेक, लो कैल्शियम इनटेक। ठीक है, ये सब मेनली चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि ये जो सिस्टमेटिक चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो लोड है वो बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट घट जाएगा। हेमेटोलॉजिक में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं कि जो प्लेटलेट एक्टिवेशन और कंजप्शन है बढ़ जाता है, जिसके कारण प्लेटलेट लेवल घट जाता है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है एंटीथ्रोम्बिन, जिसके कारण फाइब्रोनेक्टिन इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कंजप्टिव। कोगुलोपैथी के कारण क्या होगा? एब्रूसियो प्लासेंटा दिखेगा। इंडोथेलियल डिसफंक्शन, प्लेटलेट एडहेरेंस और फाइब्रिन डिपोजिशन के कारण मेनली ओवरऑल क्या देखने को मिलता है? इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन। इंडोक्राइन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो रेनिन घट जाएगा, जिसके कारण एंजियोटेंसिन घट जाएगा, और जिसके कारण अल्डोस्टेरोन घट जाएगा, जिसके कारण सोडियम रिटेंशन होगा। हाई डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉइड देखने को मिलेगा, जिसके कारण सोडियम रिटेंशन होगा। हाई ये नेट्राइट पेप्टाइड देखने को मिलेगा, जिसके कारण कार्डिक आउटपुट हाई हो जाएगा, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, और जिसके कारण निदीमा देखने को मिलेगा। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो अभी बताए कि फ्लूइड का क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा सेरेब्रल फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण इदीमा देखने को मिलता है, प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, और बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन घट जाता है। क्यों? तो लैक्टिक एसिडोसिस और कंपनसेटरी लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किडनी में GFR फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, यूरिन, प्लाज्मा क्रिएटिन रेशियो ये सब बढ़ जाएगा। कंप्लीट रिकवरी और रीनल फंक्शन आफ्टर डिलीवरी घट जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? ये यूरिन में मेनली CHO देखने को मिलेगा, जिसको हम कोन्यूरिया कहते हैं। ग्लोबुलर कैपिलरी इंडोथेलियोसिस हो जाएगा, ट्यूबल नेक्रोसिस, रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस ये सब देखने को मिलेगा। ब्रेन में इदीमा, ब्लाइंडनेस, कोमा होता है। लीवर में AGPT बढ़ जाएंगे, पेरीपोर्टल हेमरेजिक नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, हेपेटिक रप्चर देखने को मिलेगा। एनाटोमिकल चेंजेस में ग्लोबुलर जो ग्लोमुलर है वो इनलार्ज हो जाएगा, वेसल्स डायलेटेड हो जाएंगे, इंडोथेलियल सेल स्वेलन हो जाएगा, ग्लोमुलर कैपिलरी और इंडोथेलियल स्वेलन हो जाएगा। कलेक्टिंग जो ट्यूबुल्स हैं उनमें क्या आने लगेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन आने लगेंगे। ब्रेन में क्या देखने को मिलेगा? तो सेरिब्रल पैथोलॉजी जैसे कि ग्रॉसेज ड्यू टू रप्चर आर्टरी। ठीक है, फाइब्रिनॉइड में चेंजेज, सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर में परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण इदीमा होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। किडनी में ग्लोमुलर कैपिलरी इंडोथेलियोसिस होने के कारण यूरिन में प्रोटीन दिखेगा, और जो RBF और GFR क्या हैं? घट जाएंगे, जिसके कारण ओलिगोयूरिया, हाई क्रिएटिन ये सब देखने को मिलेगा। लीवर में मेनली पेट्रालजिक नेक्रोसिस होगा, जिसके कारण राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, हाई एंजाइम लीवर एंजाइम देखने को मिलेगा।
प्लासेंटा में इस्कीमिया, इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। ब्लड में थ्रोम्बिन एक्टिवेशन या फाइब्रिन डिपोजिशन के कारण दिक देखने को मिल सकता है। ठीक है। प्लेटलेट एक्टिवेशन और प्लेटलेट एडेशन के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आरबीसी डिस्ट्रक्शन के कारण हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक और सीजर देखने को मिलता है ड्यू टू फाइब्रिनोइड चेंजेस। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? जब हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं तो इसमें मेनली मैटरनल वेस्कुलर डिजीज या फॉल्टी प्लासेंटेशन, जैसे क्यों फॉल्टी प्लासेंटेशन कैसे होगा? तो जेनेटिक प्रॉब्लम, इम्यूनोजेनिक या इन्फ्लामेटरी फैक्टर के कारण। इसके कारण एक्सेसिव ट्रोपोब्लास्ट बनेगा, जिसके कारण क्या होंगे? यूरोप्लासेंटा परफ्यूजन कम हो जाएगा, जिसके कारण एंडोथेलियल एक्टिवेशन होगा और कैपिलरी लीक करने लगेगा। कैपिलरी लीक करेगा तो इदीमा होंगे, क्योंकि पानी बाहर में ज़्यादा हो रहा है। हेमो कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि ब्लड से क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो ब्लड में पानी की कमी हो जाएगी, आरबीसी दिखेंगे, कोन्यूरिया होगा। उसके बाद इसके कारण एक्टिवेशन होगा कोगुलेशन का, जिसके कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलेगा। वैसोस्पाज्म के कारण हाइपरटेंशन, सीजर, ओलिगोयूरिया, एब्रप्शन और लिवर इस्कीमिया देखने को मिलेगा। वैसोस्पाज्म के कारण क्या होता है? वैसोस्पाज्म एक्टिव होता है, वैसो एक्टिव एजेंट एक्टिव हो जाने के कारण वैसोस्पाज्म दिखता है। अब ये वैसो एक्टिव एजेंट कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंडोथेलिन्स, जिसके कारण यूरोप्लासेंटा परफ्यूजन घट जाता है। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, प्रोस्टासाइक्लिन डिफिशियंसी, प्लासेंटा वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज और इम्यूनोलॉजिक फैक्टर के कारण क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेंगे, परफ्यूजन कम जाएगा, तो प्लासेंटा इस्कीमिया देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन रेडिकल और लिपिड पेरोक्साइड बढ़ जाएंगे, जिसके कारण वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल में डिस्फंक्शन होगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ईडीआरएफ घट जाएगा, जिसके कारण थ्रोम्बोक्सिन और ईडीसीएफ बढ़ जाएगा, जिसके कारण लॉस ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल होंगे, जिसके कारण हाई बीपी होगा। लेबोरेटरी एग्जाम में हम क्या करते हैं? सीबीसी करते हैं। सीबीसी में मेनली हम चेक करेंगे प्लेटलेट काउंट, जो 1 लाख से कम देखने को मिलता है। उसके बाद और क्या देखेंगे? तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसको हम कहते हैं, अगर प्लेटलेट लॉट कम हो जाए तो प्री इक्लेम्सिया में 20% तक कम हो जाता है। ठीक है। अगर प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो जाए तो उसको प्री इक्लेम्सिया कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ग्रेटर देन 13 ग्राम पर DL होगा। इसका मतलब कि हेमो कंसंट्रेशन हो रहा है। लो लेवल ऑफ ये क्यों होता है? माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइसिस के कारण। यूरिनलाइसिस, प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। अगर +1 है तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन +2 हो जाएगा तो एबनॉर्मल होता है। सीरम क्रिएटिन, इसको लेस देन 0.8 mg पर DL होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हाई हो गया हम इसका मतलब कि क्या है? प्री इक्लेम्सिया है। यूरिक एसिड लेवल मिली ग्रेटर होता है ये 5.9 mg पर DL से, तो ये एबनॉर्मल कहलाएगा, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। एलिवेटेड लेवल ऑफ हेपेटिक ट्रांसएमिनेज, तो इसके कारण मेनली क्या होंगे? एपिगैस्ट्रिक या राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, जो प्री इक्लेम्सिया को शो करता है। 24 आवर यूरिन करेक्शन में मेनली प्रोटीन एक्सक्रीशन का रेंज देखा जाता है। अगर 300 mg पर डे से ज़्यादा होगा तो प्री इक्लेम्सिया का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्रिएटिन क्लियरेंस भी बढ़ जाता है। अगर ये घट गया तो इसका मतलब कि ये रीनल डिस्फंक्शन शो कर रहा है। कैल्शियम लेवल घट जाता है, एपोकैल्सीमिया। फाइब्रोनेक्टिन बढ़ जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो और एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये अगर एबनॉर्मल हो जाए
तो क्या हो सकता है, कंजप्टिव कोगुलोपैथी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, जिसके कारण सीवियर प्री इक्लेम्पसिया देखने को मिल सकता है। इसलिए हम PTINR और पार्शियल एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि इसके एब्सेंस मेनली एबनॉर्मल लीवर से ही पता चल जाता है, ट्रांसएमिनेज से ही पता चल जाता है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन के लिए मेनली डाइट सही करेंगे, साल्ट कम लेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट लेंगे, लो डोज एस्पिरिन लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट लेंगे जैसे कि विटामिन C और विटामिन E। लो डोज ऑफ एस्पिरिन ज़्यादा बेनिफिट करता है जब हमें बचाना रहता है प्री इक्लेम्पसिया से। ये दे सकते हैं अगर पेशेंट को मेनली पहले से हाइपरटेंशन है, एडवर्स आउटकम है। उसके बाद इसको मैप या रोल ओवर टेस्ट करने को कहेंगे। अब नॉर्मल डॉपलर फॉर्म है तब मेनली हम लो डोज एस्पिरिन दे सकते हैं। और हाँ, जिसको एस्पिरिन से एलर्जी ना है तो ट्रीटमेंट पे हम मेनली कब करेंगे, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। डोज कितना होना चाहिए, 7 से 80 mg पर डे होना चाहिए। मोनीटर करते रहना पड़ेगा, पहला तो प्लेटलेट, दूसरा कोगुलेशन प्रोफाइल, फिर हमें फीटल डक्टस आर्थ्रियोसिस और यूरिन प्रोडक्शन, ये सबको मोनीटर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल टाइम में हो सके, ठीक है, बच्चा दोनों अच्छा रहें। चलिए अब देखते हैं हॉस्पिटल में मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले डिटेल एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसके साथ साथ हेडेक है कि नहीं, विजुअल डिस्टर्बेंस, एपिगैस्ट्रिक पेन, रैपिड वेट गेन, ये सब मेनली देखा जाता है। वेट मेनली देखा जाता है ऑन एडमिटेंस एंड एवरी डे देयर आफ्टर, मतलब आज एडमिट हुए फिर कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तब पता चलेगा। एनालिसिस किया जाता है प्रोटीनूरिया का एटलीस्ट 2 डेज के लिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर रीडिंग किया जाता है सिटिंग पोजीशन में, अप्रोप्रिएट साइज कफ के द्वारा एवरी 4 आवर पे, एक्सेप्ट मिडनाइट एंड मॉर्निंग। मिडनाइट और मॉर्निंग को छोड़ के बाकी हर समय 4 आवर पे मेनली BP को मेजर करना पड़ता है। सीरम क्रिएटिन, हेमोक्रेट, प्लेटलेट काउंट, सीरम लीवर एंजाइम मेनली डिटरमाइन होता है सीवियरिटी ऑफ हाइपरटेंशन का। और फ्रीक्वेंसी इवैल्यूएशन देखा जाता है फीटल के साइज का, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का अल्ट्रासाउंड के द्वारा। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेनली डिलीवरी ही होता है प्री इक्लेम्पसिया का क्यों। अगर फीटस अभी क्या है, प्री टर्म में है, तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं अगर न्यूनेटल डेथ या सीरियस मॉर्बिडिटी का ना हो उसको टर्म होने का। अगर मॉडरेट या सीवियर प्रीक्लेम्पसिया है और वो हॉस्पिटल में इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो बेबी के डिलीवरी का ही एक ऑप्शन रहता है, ऑक्सीटोसिन दे के मेनली इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। और जो वुमेन नियर टर्म हैं उनका जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो चुका है तो हम उनमें केयरफुल मॉनिटरिंग करते हैं ऑक्सीटोसिन इंडक्शन का। अगर प्री इक्लेम्पसिया है और सर्विक्स क्या है, फिल्म और क्लोज है, तो हमें सिजेरियन करना पड़ता है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पहले तो मैनेजमेंट करेंगे इक्लेम्पसिया और सीवियर प्री इक्लेम्पसिया का। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल होता है, कंट्रोल करेंगे कन्वर्जन को, कंट्रोल करेंगे हाइपरटेंशन को और डिलीवरी टाइम फिक्स करेंगे। अब कन्वर्जन को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा। लोडिंग डोज कितना होता है, 4 ग्राम IV बोलस से दिया जाता है, उसके साथ साथ 10 ग्राम इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। मेंटेनेंस डोज 1 से 2 ग्राम पर आवर IV ड्रॉप और 5 ग्राम IM इंजेक्शन एवरी 6 आवर पे, ठीक है। मोआ क्या है, ये वैसोडाइलेट करता है, यूट्राइन ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, डायस्टोलिक फ्लो को बढ़ाता है, प्लाज्मा एंडोथेलियन को रिड्यूस करता है, रीनल और एक्स्ट्रा रीनल प्रोस्टासाइक्लिन को बढ़ाता है, ठीक है। और ये मेनली क्या करेगा, तो सेंट्रल एंटी कन्वुल्जेंट इफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होगा, तो हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का अपटेक बढ़ जाएगा। ये इंड ऑर्गन रीनल फेल्योर प्रिकल्सर को इंक्रीज करता है। ड्रॉबैक क्या है, न्यूट्रोपेनिया,
ये हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शन। उसके बाद क्या होगा बेबी का, तो फीतल ये जो ब्रीदिंग है वो डिक्रीज हो जाएगा। नॉन रिएक्टिव एनएसटी देखने को मिलेगा, स्ट्रेस टेस्ट। और जो फीतल हार्ट रेट है वो उसका वेरिएबिलिटी घट जाएगा। फीतल डिस्टर्ब मिलेंगे। और उसके बाद मदर में कैल्शियम का होमोस्टैसिस होगा। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, हाइड्रालाजीन, लेविटालोल, नाइफिडिपिन ये सब दिया जाता है। हाइड्राजिलिन कब, तो जब बीपी 107 से 110 हो तो। लेविटालोल लोअरिंग के लिए दिया जाता है। मेनली कंट्राडिक्टेड होता है एथिनोलॉल, पिंडोलॉल और मेनली क्या होता है जिसमें फीतल ग्रोथ या फीतल हेमोडायनामिक ये है स्ट्रेस है, उनमें ये सब क्या होता है तो एडवर्स इफेक्ट करता है, इसलिए कंट्राडिक्टेड होता है। नाइफिडीम मेनली मदर के बीपी को कम करता है। निकारिदीपिन सोडियम नाइट्रोक्साइड एसी इनहिबिटर मेनली रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि इसके कारण फीतल साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि स्कल ऑसिफिकेशन और लिगोहाइड्रोइम्यून नियोनेटल एन्यूरिया। ऑप्टिमम टाइम और मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है, 5 फैक्टर मेनली डिपेंड करता है। पहला एज ऑफ gestation, सीवियरिटी ऑफ डिजीज, फीतल स्टेटस, मैटरनल कंडीशन और नर्सरी कैपेबिलिटी। माइल्ड प्रीक्लेम्सिया का मैनेजमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले इनिशियल हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद अगर और पेशेंट है तो उनको फॉलो अप करने को कहा जाएगा। ओरल मिथाइल डोपा, लो डोज एस्पिरिन और हाई डोज कैल्शियम दिया जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं प्री एक्लेम्सिया का, लाइफ थ्रेटनिंग सीजर, सेरिब्रल हेमरेज, परमोली इदीमा। उसके बाद एक्यूट रीनल फेलवर, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, हेल्प सिंड्रोम, हेपेटिक इन्फेक्शन, ये सब कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब तो ये जो एक्यूट फैटी लिवर प्रेगनेंसी है ये मेनली रेयर और डिस्टिंक्ट डिसऑर्डर में आता है। टीटीपी और एसीयूएस आर रिलेटेड होता है प्री एक्लेम्सिया का, ये मेनली आता है हेल्प सिंड्रोम के। अभी अब मैनेजमेंट करने के लिए सिखाते हैं। अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन है तो उसमें क्या करना पड़ता है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जाता है। पहले तो वेट रिड्यूस किया जाता है, कितना तो 18.5 से 24.5 BMI के बीच में लाना पड़ता है, जिससे कि क्या होगा 5 से 20 mmHg ब्लड प्रेशर कमेगा। ठीक है। एवरी 10 kg वेट रिडक्शन पे डाइट ईटिंग प्लान किया जाता है। डाइट ईटिंग प्लान क्या होता है, तो डाइट में रिच फ्रूट और वेजिटेबल खाइए, लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट लीजिए, रेड्यूस मात्रा में सैचुरेटेड और टोटल फैट होना चाहिए। डाइटरी में सोडियम को कम कर देना चाहिए, जिससे भी ब्लड प्रेशर घटता है। डाइट ईटिंग प्लान से 8 से 14 mmHg घटता है। डाइटरी सोडियम रिडक्शन से 2 से 8 mmHg घटता है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि रेगुलर एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट पर डे। ठीक है। इससे भी बीपी कम होता है। 4 से 9 mmHg। अल्कोहलिक जो कंजप्शन है उसको लिमिट कर देना चाहिए, इससे भी बीपी कम होता है। ठीक है। अब क्रोनिक हाइपरटेंशन में कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, मिथाइल डोपा, लेविटालॉल और हाइड्रोक्लोरोजीड। तो अगर मिथाइल डोपा देंगे तो इसके कारण एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, पेरिफेरल इडीमा, एंजाइटी, नाइटमेयर्स, ड्रोजीनेस, ड्राई माउथ, हाइपोटेंशन, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन फीटस में कोई भी डिसऑर्डर ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम ज़्यादा इसको यूज करते हैं लेविटालॉल। इसके कारण फीटल में ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। हाइड्रोक्लोरोक्विनोन फीटल मेल फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज ये सब देखने को मिलता है, इसलिए क्या देना चाहिए, मिथाइल डोपा देना चाहिए। अगर हम नाइफिपिडीन देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, और ये क्या करेगा, इसमें मेनली इसको अगर यूज करना है तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ देना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये मेनली रिकमेंडेड नहीं होता है। हाइड्रालाजीन
इसके कारण हाइपोटेंशन और नियोनेटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिया जाता है। उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसके कारण क्या ये मेनली प्रेगनेंसी में कंट्राडिक्टेड होता है क्योंकि इसके कारण ओलिगोहाइड्रोएमियोन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, रीनल फेल्यूर, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलता है।